हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रवि हियर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की। एक ऐसा सेक्शन जो पिछले कई समय से लगातार न्यूज़ में रहा है और कंटिन्यूअसली इस पे अपडेटेड होते जा रहे हैं, मतलब अपडेशन लगातार बनते जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लें। क्या टॉपिक क्या कहती क्या है, हम बात क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं, न्यूज़ में क्यों है। सो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आज अपने वीडियो में सिक्स्थ शेड्यूल की। इस सिक्स्थ शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन योर माइंड, सिक्स्थ शेड्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद सर्टेन थिंग दैट आई विल बी डीलिंग इन कमिंग सेक्शन। तो बेसिकली मैं बात क्या करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, जो हमारा उस दिन हमने जब अडॉप्ट किया उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए। बट ये एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें चेंजेस की डिमांड्स काफ़ी समय के बाद उठने स्टार्ट हुए हैं। सो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ आज सिक्स शेड्यूल की। कई सारे शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं सिक्स शेड्यूल की बात करूंगा आपसे, जिसको ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बारदोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। अब आपसे क्वेश्चन आएगा अगर यूपीएससी या एसएससी या किसी भी पेपर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन, भैया बताओ सिक्स शेड्यूल को हमने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसके रिकमेंडेशन पे किया था, कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था हमें कि आप सिक्स शेड्यूल को ऐड कर लो कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका आंसर होगा बारदोलोई कमेटी। हमने ईयर क्या बताया, 1949। इस सिक्स शेड्यूल को हमने किस आर्टिकल के अंदर रखा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आर्टिकल 244 ऑफ पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 का हिस्सा है। कौन? सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 का आर्टिकल 244 का पार्ट है। आर्टिकल 244 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। मैं दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं आपको, शेड्यूल्ड एरियाज अलग है, ट्राइबल एरियाज अलग है। आर्टिकल 244 कहता है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को डील करेंगे। सो शेड्यूल्ड एरियाज ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी आप शेड्यूल्ड एरियाज, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस भी एरिया को अगर उनको लगता है कि हम इसको शेड्यूल्ड एरिया हमें घोषित करना चाहिए, वो कर सकते हैं आर्टिकल 244 के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन वो सारे स्टेट्स जो हमारे आएंगे, वो सारे एरिया जो हमारे आएंगे, वो फिफ्थ शेड्यूल में आएंगे, एक्सेप्ट वो एरियाज, उन स्टेट्स के वो एरियाज जिसको हमने ट्राइबल एरियाज सिक्स्थ शेड्यूल में ऐड कर रखा है। क्या कह रहा हूं मैं, आप इंडिया में जितने भी एरिया हैं पूरे एरिया को आप शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दो, लेकिन ये जो ट्राइबल एरिया हमने सिक्स्थ शेड्यूल में कर रखा है ना अलग से, इस पे फिफ्थ शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सिक्स्थ शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट्स के कुछ एरियाज आते हैं, बाकी इन 4 स्टेट्स को हटा के इंडिया के जितने स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं उनको आप फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। लेकिन ये 4 स्टेट्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों स्टेट्स के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको हमने सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर रखा है। वो हमने क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि जब हम ऐड कर रहे थे बारदोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो हमें ऐसा लगा कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मतलब इनका कल्चर, इनका लैंग्वेज, इनके इंडिजिनस एलिमेंट्स, इनकी कई सारी चीजें, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी हमें इतना ज्यादा कंसर्न कर रहा था कि हमने इन ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं या जो भी पूरा ट्राइबल सेक्शन है उसको हमने एक अलग शेड्यूल में ही रख दिया, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े चेंजेस हैं फिफ्थ शेड्यूल के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट से। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मैं आपको पूरी डिटेल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि चल क्या रहा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। हो क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारे इंडिया का सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसने कंटिन्यूअस रेजोल्यूशन पास कर करके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रेजोल्यूशन पास कर करके ये डिमांड किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें भाई से अरुणाचल प्रदेश को के कुछ एरियाज को, ट्राइबल एरियाज को आप सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ले आओ, क्योंकि वहां ट्राइबल राइट्स अभी नहीं है। हम उनको ट्राइबल राइट्स देना चाहते हैं, हम उनके कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम उनके राइट्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं।
दो हमें फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सिक्स शेड्यूल में रखा जाए। दिस इज व्हाट द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये तो इतना करंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। आगे वाले सेक्शन में आपको एक और करंट कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, जिसको मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैं लिख के बताऊंगा आपको। अगर मैं इन चारों स्टेट्स की हिस्ट्री थोड़ी आपको बता दूं, जो कि एक्स्ट्रा है, इस टॉपिक से बाहर की मैं बात करूं, तो असम हमारे देश में सबसे ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब असम हमारे देश में एक स्टेट के रूप में पहले से ही था। आज का जो असम है और आज के जितने छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सारे स्टेट्स पहले असम के अंदर में थे। सारा का सारा स्टेट असम था एक। अब उसको बाद हमने उसमें बाइफर्केशन होते रह गए, स्टेट्स नए नए फॉर्म होते रह गए, स्टेट्स बने, ट्राइबल एरियाज के डिमांड हुए, तो स्टेट्स बनते चले गए। सो लिखा हुआ है कि असम ओरिजिनली इन इट्स स्टेटहुड फॉर्म में ओरिजिनली था। ये आर्टिकल 371 बी क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी थी काफी समय तक त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी थी। बाद में हमने असम से इसको अलग करके इंडिया का 20वां स्टेट बनाया बाय द नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। आपसे क्वेश्चन अगर आता है, भैया बताओ त्रिपुरा और मेघालय मिजोरम में सबसे पहले असम से अलग करके किसको बनाया गया था? त्रिपुरा। वैसे तो नागालैंड होगा आंसर, लेकिन त्रिपुरा इसमें, इस कॉन्सेप्ट में त्रिपुरा बता रहा हूं मैं। त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी थी जिसको 20वां स्टेट बताया गया बाय द नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। उस तरह से मेघालय को भी हमने असम के अंदर में ही एक बार 22वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 से असम के अंदर में ही एक नाम दिया था इस पूरे रीजन को, ऑटोनोमस स्टेट या सब स्टेट विद इन असम हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर। हमने इतना दे दिया था पहले मेघालय को, लेकिन मेघालय को इस कॉन्स्टिट्यूशन से मिली चीजें से संतुष्टि नहीं थी, तो उन्होंने वापस इसको डिमांड किया। आने वाले सालों में, कुछ साल के बाद, हमने मेघालय को भी इंडिया का 21st एक अलग ही स्टेट बना दिया, ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट से हटा के। ऑटोनोमस स्टेट मतलब कि आप एक स्टेट के अंदर में कैसा रीजन हो। ऑटोनोमस वर्ड को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूरी जो टॉपिक होगी ऑटोनोमस पे ही घूमेगी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजन्स, ऑटोनोमस काउंसिल्स, इसी पे घूमने वाली है। ऑटोनोमस का मतलब कि एक भैया एक रीजन है, उसके अंदर में एक पूरा स्टेट के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसको हमने थोड़ा अलग सा इंपावरमेंट दे रखा है, थोड़ा सा अलग सा ऑटोनॉमी दे रखी है कि भाई अपने हिसाब से लैंड टैक्सेस बनाओ, कस्टम ड्यूटी बनाओ, कस्टम टैक्सेस बनाओ, अपने कस्टम आपके जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ नया नया कानून बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा पावर दे रखा है हमने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली अलग हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर में आएंगे, हमने उनको ऑटोनॉमी दे तो रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ बिहार में या राजस्थान का एक ऐसा रीजन है, लेट्स टॉक अबाउट रीजन ऑफ अलवर, आसपास के भरतपुर के जो रीजन है, मैं उनको कहता हूँ कि आप ऑटोनॉमी हो। या बिहार के कोई ऐसे रीजन है, महाराष्ट्र को ऐसा रीजन को बोल दूं कि भाई आप अलग हो, मैं थोड़ा आपको अलग कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप ऑटोनॉमी दे रहा हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ के राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली या बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली या महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा अलग पावर दे रखा है हमने कि आपका कल्चर अलग है, तो आप प्रिजर्व करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाओ। उसी तरीके से मिजोरम को यूनियन टेरिटरी थी, उनको हमने 23वां स्टेट बनाया 1986 में 53rd अमेंडमेंट करके। हुआ क्या था 1986 में, मिजो नेशनल फ्रंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ था, तब हमने 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग मिजोरम को यूनियन टेरिटरी से हटा के स्टेट बना दिया 23वां। 371G क्या है, 371B क्या है, मैं आपको बहुत झटके में बता देता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनको 6 शेड्यूल में रख तो रखा है पहले से ही, लेकिन इस पूरे स्टेट्स को, भाई हम 6 शेड्यूल में कुछ पूरे स्टेट्स को थोड़ी रखेंगे, 6 शेड्यूल में हम कुछ पार्ट्स को रखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, त्रिपुरा का एक पार्ट है, मेघालय का 3 पार्ट है, गारो खासी जयंतिया, तीनों हिल्स के को हमने रखा है अलग से, मिजोरम के 3 है, असम के 3 है। ये सब रीजन्स हैं जिसको हमने उस स्टेट के अंदर 6 शेड्यूल में रखा है। वो ट्राइबल रीजन्स हैं, पूरा का पूरा स्टेट थोड़ी ना ट्राइबल रीजन है। पूरे स्टेट्स को हमने एक तरीके की स्पेशल पावर दे रखी है, स्पेशल ऑटोनॉमी। कुछ जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार अभी डिमांड कर रहे हैं स्पेशल राज्य के दर्जा, वो यही है 371B और 371G मिजोरम और असम को थोड़ा पावर, एक्स्ट्रा पावर देता है, जहां पे आप अपने कल्चर को, अपने पूरे स्टेट्स के कल्चर को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर देती है कि आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी टॉपिक इतनी ही है और कुछ नहीं। अगर हम आगे वाले बात करेंगे कि इन स्टेट्स में वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिनको हमने वो कर रखा है और क्यों दे रखा है और क्या क्या पावर है, बस इतना ही है। और एक करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पिछले साल हमने एक बिल पास किया है, उस बिल में क्या है, उस बिल के बारे में अपन बात करेंगे। सो वेट फॉर द लेटर सेक्शंस। जैसा कि मैं बात कर रहा था, बेसिकली आपको मैं बता रहा था कि जैसे मैंने बोला ना आपसे कि ये एरियाज हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बाहर नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये एरियाज को बोले कि हाँ वो आपको ऑटोनॉमी दी गई है आपको
तो आप वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट की उससे बाहर हो। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों को याद रखना। इस लाइन को जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेट की फॉर्मेशन वैसी हुई थी 20, 21 और 23, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको मैंने ऐसे लिखा है, नहीं तो मैं बदल देता। ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। वो ट्राइबल एरियाज जो इन स्टेट्स में आते हैं, अगर उसको हमें लगता है कि वो थोड़ा अलग है, उनको थोड़ा अलग तरीके का पावर देना चाहिए, तो हम उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। लेकिन हमारे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट इज कैबिनेट होती है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके अंदर में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप उससे बाहर हो। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट रीजन और इंडिपेंडेंट स्टेट एट ऑल। आपको बस थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई है। कहता है कि द गवर्नर इज empowered टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द एरियाज एंड बाउंड्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा अगर लगेगा वहां के गवर्नर को कि थोड़े चेंजेस करने चाहिए बाउंड्रीज में, नए नए एरियाज को ऐड करना है, कुछ एरियाज को हमें ऐड नहीं करना, कुछ को एक्सक्लूड करना है, तो वो कर सकते हैं। कहता है फर्दर ऑटोनोमस रीजन्स इफ नीड इज देयर, अगर वहां लगे कि और भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमें बनाने हैं, तो जैसा मैंने बोला गवर्नर चाहे तो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, वो बहुत इजीली कर सकते हैं वहां के गवर्नर। इस लाइन को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ एंड करूंगा इस टॉपिक को, वहां मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर देना है। ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको लगता है कि इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी ऐसा है कि नहीं, थोड़ा सा और वो अलग है, तो उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम उनको एक ऑटोनोमस रीजन बना सकते हैं। मतलब स्टेट के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर एक ऑटोनोमस रीजन जो उनके बीच में होगा, थोड़ा अलग होगा गांव लेवल पे। अब बताओ कि इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्न कौन करेगा, तो उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी जिसमें 30 मेंबर्स होंगे। 4 मेंबर्स को हमारे उस राज्य के गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और 26 मेंबर, जैसे एज यूजुअल हम एमएलए और एमपी का चुनाव में अपना वोटिंग करते हैं, वैसे 26 मेंबर्स उस एरिया से चुन के आएंगे। आपके लिए एक सवाल है, पता नहीं कमेंट में लिखोगे कि नहीं, बट आप इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री और इन चारों राज्यों के हमें गवर्नर्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर याद है तो, बिना गूगल किए होगा, गूगल कर लोगे तो याद हो जाएगा। अभी मेघालय के आप मुझे गवर्नर बताना, इनको रिसेंटली चेंज किया गया है, काफी फेमस है वो। अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कब तक रहते हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे जब तक गवर्नर चाहेंगे उनके प्लीजर में, जब तक उनके कॉन्फिडेंस को ये चारों मेंबर्स हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर प्रिजर्व करते हैं, उनके गवर्नर के कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो ये चारों रहेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स 5 साल तक रहेंगे, जैसे यूजुअल रहते हैं वैसे रहेंगे। अब मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इस वर्ड पे ध्यान रखना, इस वर्ड पे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्ड पे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्ड इट्स लाइक अ लेजिस्लेचर फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इसके पास कई सारा पावर होता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव से बाहर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को। अब मैं बात करूँ वो अगर वहां के हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन की, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो उनके पास, तो आपने बोला भाई कि उनके पास कस्टमरी लॉज बना सकते हो, आप अपने हिसाब से कानून बनाओ, अपने हिसाब से लॉज बनाओ अपने आप को गवर्न करने के लिए, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का क्या मतलब होगा? तो ऐसा होता है, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने लेवल पे एक तरीके का ग्राम पंचायत, जिसको जनरल हम बोलते हैं, उस तरह का वो ग्राम पंचायत वो बना सकते हैं, वो विलेज कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, वो विलेज कोर्ट या वो ग्राम पंचायत बना सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन चाहे तो वहां का गवर्नर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेघालय हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन मुझे इन मेघालय के गारो खासी जयंतिया रीजन में एक्सटेंड करना है, गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट इज कंप्लीटली पावरफुल और इम्पावर्ड टू उसको कम कर सकते हैं वो। तो ग्राम लेवल पे भी होता है, इजीली बना बना के चीजों को खत्म कर देते हैं फट से। कुछ कानून बना सकते हो आप टैक्सेशन को लेके, इरिगेशन को लेके, आप स्पेसिफाइड सर्टेन टैक्सेज, आप वहाँ के डाइवोर्स को लेके, मैरिज सिस्टम को लेके, ट्राइबल्स के किस तरह का बिजनेसेस कैसे होंगे वहाँ पे, कौन वहाँ पे बिजनेस करेगा नहीं करेगा, कौन लोग वहाँ पे रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, मतलब सर्टेन काइंड ऑफ autonomy are being provided to the people or to the tribals that are there under the 6 schedule areas। बस इतना है, मतलब आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, आप थोड़ा बना सकते हो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, डाइवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बिजनेसेस को लेके, इरिगेशन को लेके, सिंचाई, बहुत सारी चीजें हैं उनको लेके। empowered to assess and collect certain taxes and land revenue as per the authorization given by the governor। ये सारे कानून आप बनाओगे, आपका मन है, आप वहां के 30 मेंबर हो, आपका मन कर रहा है बनाने का, आप बनाओगे भैया, बिना गवर्नर के बैकफुट के आप नहीं बना सकते हो।
उनको उनका हाथ आपके पीठ पे होना चाहिए, वो अगर वो थपथपाएंगे तभी आप बनाओगे, बिना उनके नहीं बना सकते। ठीक है, आने वाले सेक्शंस में लास्ट में हम बात करेंगे वो 10 एरियाज के, असम में 3, त्रिपुरा के 1, मेघालय के 3, मिजोरम के 3। मेघालय के आप याद कर लो, गारो खासी जयंतिया, बस तीनों हिल्स। मिजोरम के, असम के करबी एंगलोंग, नॉर्थ छच्छर, बोडोलैंड एरिया इसका, और मिजोरम का एक, वो 3 नाम है लिख दूंगा, और त्रिपुरा का पूरा रीजन है। बस इतना ही है। और 125th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या कहती है, उन 10 को हमने एक अलग से और थोड़ा ऑटोनॉमी देने की बात की है। जितना ऑटोनॉमी हमने दे रखा है लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाने की, उसमें हमने 10 चीजें और ऐड की हैं, 10 पावर हमने और ऐड करने के लिए एक बिल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल लेके आए हैं हम, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पिछले साल लाया हमने, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो वेट फॉर दैट, एक क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। हाँ जी भैया, देखो जैसे मैं बात कर रहा था उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के, उन 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के उन 4 स्टेट्स में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सीक्वेंस याद रखना कौन कौन है भाई। करवी एंगलोंग, नॉर्थ छच्छर, द बोडोलैंड, बोडोलैंड तो काफी न्यूज में रहता है। त्रिपुरा में एक है त्रिपुरा ट्राइबल रीजन, साउथ में, बिल्कुल नीचे साउथ ईस्ट में। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि इसका सेब भी ऐसे, गारो खासी जयंतिया आते हैं एग्जाम्स में। भैया वेस्ट टू ईस्ट बताओ, वेस्ट गारो, मिडिल में खासी, उधर जयंतिया, सीक्वेंस याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। गारो खासी जयंतिया ऐसे चलते हैं उसके मैप में। मिजोरम में चकमा, मोरा, लाई। मैं एक बार मैप पे दिखाता हूँ मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप मैप देख पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की, इस नॉर्थ ईस्ट में। देखो यहाँ यहाँ आपको दिख जाएगा, ये आपका मिजोरम का एरिया, पूरा नीचे में नीचे का एरिया, ये त्रिपुरा का एरिया, ये आपका यहाँ पे करबी एंगलोंग, नॉर्थ छच्छर, यहाँ पे बोडोलैंड ऊपर में, ये आपका गारो खासी जयंतिया, पूरा का पूरा मेघालय का 3 गारो खासी जयंतिया, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ छच्छर, बोडोलैंड और करबी एंगलोंग, इधर अपना त्रिपुरा, और यहाँ पे मेघालय, मिजोरम का एरिया। ठीक है, सो एक और चीज मैंने बताना भूल गया था, द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जब मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव से बाहर नहीं आते, इसका ये मतलब, तो मैंने बोला कि वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्या आप बोलोगे कि भैया बताओ कि पार्लियामेंट के कानून और स्टेट लेजिस्लेचर के कानून वो एप्लीकेबल होंगे? होंगे। अगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सुनना, असम के केस में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है ये। असम के केस में वहां के गवर्नर के पास ही ये पावर है कि वो चाहे स्टेट बिल हो या पार्लियामेंट बिल हो, वहां उस पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट 3 में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाकी तीनों जो आपके स्टेट्स है, वहां के जो ट्राइबल रीजन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे गवर्नर अगर स्टेट कानून बनाती है और प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो वो बताएंगे कि उस एरियाज में वैसे ही कानून एप्लीकेबल होगा या थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल होगा। तो ये असम वाला केस आपको याद रखना है। मैंने बोला था ना, 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा to provide more financial and executive power to 10 autonomous district अंदर, इन चारों स्टेट्स के 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को हमने थोड़े और पावर देने हैं, तो हमने किया। एक कमीशन इंक्वायरी के लिए बैठाई जाती है कुछ समय के बाद, जब भी प्राइम मिनिस्टर, जब भी वहाँ गवर्नर को लगेगा तो वो कमीशन बैठाएंगे ये चेक करने के लिए कि जरूरतें हैं कि नहीं, वही ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री एंड वो। शुरू मैंने आपसे बोला था कि अरुणाचल प्रदेश कंटिन्यूअसली डिमांड कर रही है 6 शेड्यूल में ऐड करने के लिए, इतना पढ़ा दिया। अब सोचो वाई अरुणाचल प्रदेश इज नाउ डिमांडिंग, अब सोचो कि क्यों मांग रहे हैं कि हमारे ट्राइबल रीजन को ऐड करो ताकि उनको मैं पावर दे सकूं, ट्राइबल राइट्स दे सकूं। क्यों? वो बनाएंगे भाई, इतने सारे कानून मिलेंगे उनको, पावर मिलेगा कानून बनाने का, डाइवोर्स से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है। सो नाउ थिंक एंड ट्राई टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स एंड ऑफ माई माई टॉपिक। बट मैं क्वेश्चन देके जाऊंगा आपको उसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ट्राई टू आंसर दिस, अच्छा लगेगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी गिविंग अ क्वेश्चन टू यू, सो वेट फॉर दैट। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू बडी, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 6 शेड्यूल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 शेड्यूल के अंदर जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उनके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट इज इम्पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। पार्लियामेंट के पास पावर है क्या? सारे के सारे मेंबर्स आपके अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्ट होते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर इम्पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, या बिजनेस कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट? 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। आंसर करिए इसका कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग मी, गुड लक।